नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं मूल अधिकार की जो क्लास लेकर के। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो कि मूल अधिकार से संबंधित 2 क्लास पहले कर चुके हैं और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारी जो फंडामेंटल राइट की तीसरी क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो भी हम लोगों ने 2 क्लास पहले मूल अधिकार से संबंधित ली है उनको आप लोग हैं जो कि अच्छे से प्रिपेयर करके आए होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो कहाँ तक छोड़ा था हम लोगों ने? विधि की परिभाषा के बारे में बात की थी कल के सेशन में। विधि की परिभाषा विधि किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ, बाकी उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन जो 1971 के अंदर हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के समय में, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो हम बात करें तो अनुच्छेद मूल अधिकार जो है ना, भाग 3 में, किस में है? भाग 3 में अनुच्छेद 13(3) कहता है, 13 का क्लोज 3 कहता है विधि की परिभाषा के बारे में। विधि किसे कहते हैं दोस्तों? एक तो जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, और एक होता आदेश, एक नियम होता है, ये भी क्या सब विधि है। विनियम भी विधि है, उपविधि भी क्या है दोस्तों? विधि है। अधिसूचना, ये सब क्या है दोस्तों? विधियां है। तो विधि की परिभाषा, अब इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था कि विनियम किसे कहा जाता है, आदेश किसे कहा जाता है, अध्यादेश किसे कहा जाता है, अध्यादेश क्या एक स्थायी विधि है या अस्थायी विधि है, और इसको कौन जारी करता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो यहाँ पे इन सब को डिस्क्राइब किया था, सबको अलग अलग रूप में हम लोगों ने जाना था कि अध्यादेश किसे कहते हैं दोस्तों। अध्यादेश जो कि राष्ट्र के अंदर बात करें तो आपके जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्राध्यक्ष जिसे कहते हैं, वो हम कह सकते हैं जारी करता है दोस्तों। ये आपातकाल के जैसे हम कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए एक विधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में ये हट जाता है। तो ये कैसी विधि है दोस्तों? अस्थायी विधि है। और राज्यपाल जो राज्य के अंदर अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, जो राज्य का राज्याध्यक्ष कहलाता है। अधिनियम की बात करें दोस्तों, जो कि आपके संसद में संसद और विधानमंडल के द्वारा विधि का निर्माण जो किया जाता है, जो दोस्तों आपके स्थायी विधि होती है। क्या दोस्तों? स्थायी विधि, जिसे हम कह सकते हैं आपके जो अधिनियम बनता है, विधेयक पारित किया जाता है संसद या विधानमंडल में, उसके बाद में वो पारित हो जाता है उस संसद में, तो क्या माना जाता है दोस्तों? वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और आदेश की बात करें, सरकारी अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। स्थानीय प्राधिकार द्वारा जो स्थानीय क्षेत्र के लिए जो विधि का निर्माण किया जाता है वो उपविधि कहलाती है। नियम की बात करें दोस्तों, जो कार्यपालिका और हम कह सकते हैं आपके जो निर्मित अधिनियम को लागू करने हेतु क्या दोस्तों, कार्यपालिका के द्वारा जो बनाया गया उनका अधिनियम, उनको लागू करने के लिए क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? कुछ नियम बनाए जाते हैं उसके लिए। ठीक है, कि किस प्रकार से इसको लागू करना है। विनियम की बात आती है दोस्तों कि संबंधित जो संस्था है उसके द्वारा नियमों को लागू करने के लिए कुछ नियम बना करके फिर उस विधि को लागू किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? विनियम विधि। और अधिसूचना, जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से जारी की जाती है, वो होती है दोस्तों अधिसूचना। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों 13(3) का, अनुच्छेद 13 का तीसरा क्लोज, इसका कौन सा पार्ट दोस्तों? बी। इसमें भी अलग है दोस्तों, एक ए है और एक है बी। बी किसकी बात करता है दोस्तों? परवर्त विधि। परवर्त विधि की मतलब ये है दोस्तों, संविधान लागू होने से पूर्व की विधि। देखो, एक तो है आपके जो ए, दूसरा है बी। एक तो है पूर्व की विधि, एक होगी दोस्तों परवर्त का मतलब पहले की विधि। संविधान लागू होने से पहले की जो विधि है वो क्या कहलाती है दोस्तों? परवर्त विधि, यानी पूर्व की विधि कहलाती है। ठीक है, संविधान लागू होने के
पूर्व की विधियां क्या कहलाती है दोस्तों? परवर्त विधि। इसलिए इसको आप कंफ्यूजन में नहीं लेना है। परवर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले की विधि। और बाकी हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि अगर कोई नियम यानी कोई जो विधि संविधान लागू होने के बाद में बनती है, और कहा जाता है कि जो संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां हैं वो संविधान लागू हुआ उससे पहले तो शून्य नहीं थी, बल्कि संविधान के बाद में यानी भविष्य में वो शून्य हो जाती है। कहने का मतलब भविष्य में वो लागू काम नहीं करती है, तो वह है जो कि आपके भविष्य लक्षी कहलाती है। भूत लक्षी विधियां जो कौन सी कहलाती है दोस्तों? संविधान लागू होने के बाद में जो बनती है वो शुरुआत में, स्टार्टिंग में, क्योंकि संविधान बन रखा है तो स्टार्टिंग में वो शून्य होती है और भविष्य में लागू हो सकती है, इसलिए वो कहलाती है दोस्तों भूत लक्षी। ठीक है। चलो इसके बाद में हम आज के सेशन में बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसी अनुसार क्या हुआ था दोस्तों? 24वां जो संविधान संशोधन था 1971 में, ये संविधान संशोधन जो है वो इंदिरा गांधी के समय में है जो कि करवाया गया था। ठीक है। तो संविधान के अंदर संशोधन जो है 24वां, इंदिरा गांधी की सरकार थी इस टाइम पीएम, तो उस टाइम ये किया गया था। और इसके दौरान 2 आर्टिकल जोड़े गए थे दोस्तों। एक तो अनुच्छेद कौन कौन सा? एक तो अनुच्छेद 13(4) और दूसरा था 368। अनुच्छेद 13(4) व अनुच्छेद 368 क्लॉज 3, ये 2 आर्टिकल जोड़े गए। कब जोड़े गए दोस्तों? 24वें संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 13(4) संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी पीछे कि संविधान संशोधन जो है इसको विधि माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। अगर इसको विधि माना जाता है, ठीक है, अगर विधि माना जाता है तो दोस्तों न्यायपालिका क्या कर सकते हैं इस पर? न्यायपालिका इस बड़ी से बड़ी विधि को हम कह सकते हैं, बड़े से बड़े संशोधन को क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती है। देखो दोस्तों, किसी प्रकार से सरकार क्या करती है? कोई विधि बना करके कोई कानून बना देती है। अगर वह कानून विधि का भाग है, विधि का भाग है तो क्या हो सकता है दोस्तों? विधि का भाग है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अगर विधि का भाग नहीं है तो वो ऑलरेडी संवैधानिक है, तो उसको न्यायपालिका उसमें कुछ कर नहीं सकती। ठीक है। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने कहा कि हम एक काम करते हैं, एक विधि बनाई गई कि ये न्यायालय ने भी इसका फैसला दिया था कि भी ये विधि का भाग नहीं है। अब विधि का भाग नहीं है तो इस पर न्यायालय कुछ कर नहीं सकता। बताओ, विधि का भाग संवैधानिक संशोधन जो है, कहा गया कि ये विधि का भाग नहीं है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये विधि का भाग नहीं है तो इस पर न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता, और ये विधि है जो कि क्या हो जाती है? कठोर रहती है। यानी जो भी संशोधन जो किया जाता है वो कठोर बन जाता है। लेकिन फिर न्यायपालिका ने एक सिस्टम सोचा कि भाई इस प्रकार से कि कानून के आंखों पे पट्टी है, कानून के आंखों पे पट्टी बंदी होती है। देखा आपने कानून की फोटो देखी है कभी? और हाथ में तराजू लिए कानून जो आंखों पे पट्टी बंदी होती है, उनका कहना यह है कि कानून के आगे सभी समान है, चाहे न तो रंग रूप पे भेदभाव करता है, ना हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति से किसी का भेदभाव करते हैं, ना स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं, ना शिक्षा पे किसी का भेदभाव करते हैं। हम कह सकते हैं किसी प्रकार का गरीब हो चाहे अमीर हो, कानून की पट्टीबंदी होती है और सामने उनके जो भी है उनका फैसला वो सुनाते हैं। कानून ना किसी की सुनता है ना किसी को देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंग काम करता है? संविधान के अकॉर्डिंग। जहाँ पे संविधान में जो कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, सभी को सम्मान समझते हुए। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर न्यायालय ने ये सोचा कि भाई विधि का भाग नहीं है, ठीक है, विधि का भाग नहीं है, तो अगर सरकार जो है बड़े से बड़ा अगर संशोधन करती है तो उस पर न्यायपालिका जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि अगर विधि का भाग नहीं है तो ये संवैधानिक है ऑलरेडी और इस पर कुछ कर नहीं सकती। इसलिए इन्होंने एक बात सोची, न्यायपालिका ने ये कहा कि भाई एक चीज है, ये
इस प्रकार से आप संशोधन जब करते हैं तो संवैधानिक जो ढांचा है उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। संवैधानिक ढांचे से संबंधित अगर संशोधन आपने किया है तो उसको हम असंवैधानिक घोषित कर देंगे। बोले ये कहाँ से बात आ गई? तो बोला, फिर उन्होंने कहा सरकार ने कि भाई संवैधानिक ढांचा किस प्रकार का है, इसकी संरचना हमें बताए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग काम करें, है ना। लेकिन ये भी इन्होंने कहा कि ये हम फिक्स नहीं करते संवैधानिक ढांचा, आप बस जो भी संशोधन करते हैं हमारे पास में आएगा, हम देखेंगे भाई हाँ ये संवैधानिक ढांचा, हम उसी टाइम इसको देखेंगे। इसलिए संविधान ने कहा कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी पट्टी हम खोल के देखेंगे कि आप संवैधानिक जो ढांचा है इसको तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप दिक्कत नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, इसको असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो मतलब इसमें हस्तक्षेप किसका रह गया? न्यायपालिका का। तो अब चाहे ये संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है ना, फिर भी क्या है, इसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। जैसे कि नई नई सरकार आई थी उस टाइम, जो मोदी के टाइम में ना, तो ये एक सिस्टम लागू किया था कि भाई ये जो न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, इसके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वैसे राष्ट्रपति करता है ना, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट। तो उनके अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है दोस्तों? सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम बना होता है, एक प्रणाली बनी होती है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात की थी पहले, संविधान की विशेषताओं के बारे में उस टॉपिक के अंदर बात की थी दोस्तों। तो उस सिस्टम के अंदर जो प्रणाली होती है, एक समिति मान सकते हैं, तो इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो प्रणाली बनाई जाती है, और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि इनको न्यायाधीश बनाना है, इनको मुख्य न्यायाधीश बनाना है। फिर वो सिफारिश जाती है राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति उस पर अपील हम कह सकते हैं परमिशन दे देता है, तो उनको है जो कि नियुक्ति करवाई जाती है उनकी। तो फिर क्या किया सरकार ने, ये सिस्टम कहा कि भाई हर एक चीज पे हस्तक्षेप करता है न्यायपालिका, ठीक है। तो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, यानी कहने का मतलब मूल रूप से अगर पूछा जाए कि संविधान की रक्षा कौन करता है, तो संविधान की रक्षा करता है न्यायपालिका। कौन करती है दोस्तों? मुख्य रूप से संविधान की रक्षा करती है न्यायपालिका। किसी भी प्रकार से कितना भी बड़ा, देखो संसद जो है उसको इस प्रकार से अधिकार है कि बड़े से बड़ा हम कह सकते हैं संशोधन कर सकती है, बड़े से बड़ा संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका उसकी भी बाप है दोस्तों। वो बड़े से बड़े संशोधन को क्या कर सकती है? हटा सकती है, असंवैधानिक घोषित कर दे सकती है, चाहे वह विधि का भाग नहीं है तो भी, है ना। तो इस प्रकार से सरकार ने सोचा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो नियुक्ति करने वाले वो भी जज है, तो वो तो अपने हिसाब से ही करेंगे। इसलिए इसमें क्यों नहीं कोई मंत्रियों को रखा जाए, एक इसमें प्रधानमंत्री हो जाएंगे, एक गृह मंत्री हो जाएंगे, और 2-4 अन्य मंत्री हो जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग करवाई जाए। इसलिए इन्होंने सारा सिस्टम बना करके एक अधिनियम बना दिया, उसमें भाग वगैरह लागू करके, अनुच्छेद बना करके, और संविधान में डाल दिया, पारित हो गया। सीधा आता है न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा देखा, अरे भाई ये तो आप संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, सीधा इसको खारिज किया। और फिर अमित शाह वगैरह ने जल्दी जल्दी क्या किया, अरे भाई इसको रबड़ लाओ, मिटाओ, जल्दी जल्दी मिटाओ, ऐसे करके, और संविधान से उस सारे चीज को हटाया वापस। उन्होंने बना करके विधि वगैरह सब पारित करके संसद के अंदर, और अधिनियम को विधेयक, अधिनियम बना दिया उसको, विधेयक को, है ना। तो न्यायपालिका के पास में कहने का मतलब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, समझ गए। तो वो क्या है दोस्तों, किसी प्रकार से कुछ भी आप कितना भी कर लो, सरकार, न्यायपालिका कभी झुक नहीं सकती दोस्तों, इसके आगे सरकार को झुकना पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया कि संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है। फिर दोस्तों एक वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 1973 का है। इसमें वाद क्या था दोस्तों, इस वाद में जो 24वां संविधान संशोधन है इसको चुनौती दी गई। 24वां संविधान संशोधन जो कि किसके बारे में किया गया, इसमें एक तो आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया। 13(4) में ये कहा गया कि संविधान जो संशोधन है वो विधि का भाग नहीं है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि विधि का भाग, देखिए इसमें 24वें संविधान संशोधन को क्या किया गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और दूसरी बात इन्होंने ये भी एक मुद्दा और रखा कि संविधान संशोधन को विधि का भाग नहीं माना जाए, इस प्रकार से है जो कि इसको चुनौती दी गई।
ठीक है, और इसी कारण से इसको है जो कि विधि का भाग नहीं माना गया। इस वाद में जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24वें संविधान संशोधन को वैध माना गया। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन को बिल्कुल वैध माना गया कि हाँ विधि का भाग नहीं है, कि संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है। देखिए केशवानंद भारतीवाद जो आता है 1973 में सुप्रीम कोर्ट में आता है कि संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, और इसको भी वैध माना गया कि हाँ संविधान संशोधन जो है 24वां जो आपका संविधान संशोधन जो है ये विधि का भाग नहीं है, इसको वैध ठहराया गया कि हाँ भाई ये जीत गया केशवानंद कि भाई ये सही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये एक बार लिखना नहीं है आपको, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, उसके बाद में आप लिखना। ठीक है, अब इसमें बात ये आती है दोस्तों कि जो संविधान संशोधन है उससे किसी प्रकार का आप जो संविधान का आधारभूत जो ढांचा है दोस्तों उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो केशवानंद भारती में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिपादित जो अवधारणा उनको हम कह सकते हैं संविधान के मूलभूत जो आधारभूत जो ढांचा है, तो फिर सरकार ने कहा कि कौन सा जो मूलभूत ढांचा है उसके बारे में हमें कुछ बताए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही संविधान को आपके संविधान संशोधन करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बता नहीं सकते, और न्यायालय ने कहा कि भाई हम उसी के अकॉर्डिंग उसी टाइम देखेंगे, आप तो बस करते रहो। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि विधायिका, ठीक है, संसद कार्यपालिका संविधान के आधारभूत ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। नकारात्मक का मतलब हम बात करें तो जो सरकार थी वो कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके अपने लोग वहां पे रख रही थी, क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो एक क्रीम की बात करें तो कौन है भाई, न्यायपालिका जो है वो किसी की इस प्रकार का जो जैसे सरकारें हम कह सकते हैं, किसी का अलग से हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हर जगह भ्रष्ट हो चुकी है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई दोस्तों इसके अंदर भी अगर न्यायालय के अंदर भी इन्होंने सरकार ने सोचा तो यही था कि भाई इसमें हमारे आदमी होंगे तो न्यायपालिका में हमारे आदमी होंगे और फिर किसी को हम निकाल के नहीं देंगे, है ना। तो फिर ये क्या हो रहा है दोस्तों, एक तरह से इसमें भी फिर इनका सरकार का राज आ जाता है। तो फिर न्यायपालिका को अपने अंगुली पे चलाते हैं। तो इसलिए ये क्या हो रहा है दोस्तों, इससे संविधान की आधारभूत ढांचा है इसका उल्लंघन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि ऐसा करती है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि विधायिका कार्यपालिका ये अगर ऐसा काम करती है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उसे अधिनियम को क्या कर सकती है दोस्तों, खारिज कर सकती है। फिर नोट करके एक बात हमको यहाँ पे पढ़ते हैं कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा निश्चित नहीं है। न्यायालय ने ये बात की थी कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो बिल्कुल निश्चित नहीं है, समय समय पर हम इसकी व्याख्या जो है न्यायपालिका द्वारा की जाएगी। न्यायपालिका ये खुद बात कहता है कि संविधान का आधारभूत ढांचा है वो निश्चित नहीं है, हम कुछ इसके बारे में आपको नहीं बता सकते कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। तो वो हम खुद देखेंगे, इसके हम समय समय पे व्याख्या करते रहेंगे। न्यायपालिका का काम क्या है दोस्तों, जो कानून बनता है उसकी व्याख्या करना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की थी, एक तो होती है सरकार के 3 अंग, एक तो हो गया आपका कार्यपालिका, एक होगी व्यवस्थापिका और तीसरी न्यायपालिका। तो इनका काम है, व्यवस्थापिका का काम है दोस्तों कानून का निर्माण करना। फिर बात आती है कार्यपालिका, इसका काम क्या है दोस्तों, कानून को लागू करना। ठीक, अब इस कानून की व्याख्या कौन करता है दोस्तों, न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका कहती है कि संविधान का आधारभूत ढांचा निश्चित नहीं है, हम समय समय पर इसकी व्याख्या करते रहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में केशवानंद भारती का जो वाद है, इसमें हम बात करें तो अब तक का सबसे बड़ी पीठ जिसमें कितने न्यायाधीश थे दोस्तों, 13 थे। कितने, यानी अब तक की अगर सबसे बड़ी पीठ की बात करें, न्यायालय में जो चुनौती दी गई दोस्तों, वो 13 न्यायाधीश थे। इसमें कितने थे, 13 न्यायाधीश। और निर्णय किस प्रकार का आता है दोस्तों, इसमें निर्णय जो है वो आता है 7-6 का। कैसा आता है, 7-6 का।
यानी एक तरफ जो निर्णय है वो 6 के तरफ जाता है, वोट एक तरफ 6 जाते हैं, एक तरफ 7। तो किसकी तरफ ये मामला आ जाता है? केशवानंद की तरफ जीत जाते हैं ना। इसके बारे में बात करते हैं आगे। और दूसरी बात ये आती है कि इसमें जो एक अध्यक्ष होता है ना, मुख्य न्याय, एक इसमें इन अध्यक्षों में से एक मुख्य होता है, तो वो क्या करता है? अंतिम मत देता है, निर्णायक मत बोलते हैं ना, निर्णायक। तो दोनों तरफ 6-6 हो गए, फिर निर्णायक मत है वो अध्यक्ष इनका जो देता है, अध्यक्ष था जो हम कह सकते हैं। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? MS सीकरी, इन्होंने है जो कि अंतिम अपना निर्णायक मत दिया था। केशवानंद की बात करें दोस्तों, केशवानंद कौन था? ये केशवानंद भारती जो है केरल राज्य का था। वहाँ पे एक मठ हुआ करता था जिसका नाम था एडनीर मठ। क्या नाम था? एडनीर मठ। तो वहाँ का ये मठाधीश थे, ठीक है। तो हुआ क्या था दोस्तों कि इनके जो वहाँ पे जो मंदिर वगैरह जो भी है, अभी भी अगर हम बात करें तो साउथ साइड के जो भी मंदिर है दोस्तों, वो हम कह सकते हैं धनी मंदिर है थोड़ा ना। तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में सोना वगैरह इस प्रकार से जो देखने को मिलते हैं। तो हुआ क्या था कि सरकार ने कुछ नियम बना करके, विधि बना करके, और वहाँ पे कुछ समिति का गठन करके इस प्रकार से, और उस मंदिर को अंदर ले लिया सरकार ने, और उसके अंदर जो भी था ऐसे करके फिर इनका इनको एक जो नानीराम पालकीवाल ऐसा करके कोई एक वकील आता है, वो इनको कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, हम क्या करते हैं, इसको न्यायालय में याचिका देते हैं। इनके वकील का नाम क्या था दोस्तों? नानी पालकीवाल। कई जगह नाना पालकीवाल भी देखने को मिलता है। तो नानी पालकीवाल ने कहा था, इस पीठ के द्वारा उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि भाई इस प्रकार से सरकार हमारे साथ में क्यों कर रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक तरह से ये मठाधीश था, तो इसकी संपत्ति थी, है ना। फिर बात करते हैं दोस्तों, इस पीठ में कितने जो न्यायाधीश थे? 13 में से दोस्तों निर्णय की बात करें तो 7-6 का निर्णय आता है। रिजल्ट की बात करें तो 7-6 का, 7-6 से निर्णय दिया गया। यानी इसमें दोनों तरफ कितने कितने न्यायाधीश हो गए दोस्तों? 6-6 हो गए थे। अंतिम निर्णायक मत जो देता है, यानी पक्ष विपक्ष में दोनों में 6-6 हो गए। फिर जो अध्यक्ष होता है वो इसमें निर्णायक मत देता है, फिर एक तरफ 7 हो गए। तो क्या हो गया दोस्तों, जो ये निर्णय किसके पक्ष में गया दोस्तों? केशवानंद के पक्ष में गया। किसके पक्ष में गया दोस्तों? केशवानंद के पक्ष में चला गया। लेकिन दोस्तों एक बात बताएं आपको कि केशवानंद जो है इसको अपनी जमीन वापस तो नहीं मिली थी, कि इसको इनका वट मठ वापस थोड़ी मिल गया था, नहीं मिला था दोस्तों। फिर यहां तक लिख लेते हैं पहले ना, बाकी इसके बाद में हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, समानता का अधिकार, जो कि बात करता है 14 से 18 तक। अब यहां तक लिखो पहले, आप समझ में आया ना सब कुछ? जहां पे भी डाउट रहता है आपको दोबारा पूछने की कोशिश करें, ठीक है। पहले आप लिखो, एक हेडिंग लगाओ नई, 24वां संविधान संशोधन। यहाँ कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां तक तो लिख लिया होगा ना। चलो यहाँ तक लिखो, अब 3 पेज पढ़ लिया हम लोगों ने। लिखो इसमें, पहले हेडिंग लगाओ 24वां संविधान संशोधन 1971, फिर डैश करके लिखो या फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) व अनुच्छेद 368(3) जोड़े गए। फिर परिभाषा लिख दो अनुच्छेद 13(4) के बारे में, डैश करके संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद में एक वाद होता है दोस्तों, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद। केशवानंद बनाम
केरल राज्यवाद जो कि 1973 का है, ठीक है। 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसी पे न्यायालय में याचिका दी गई, उसी को न्यायालय में चुनौती दी गई कि इस वाद में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई तथा संविधान संशोधन को विधि का भाग नहीं माना जाए, इसको चुनौती दी गई। और केशवानंद भारती जो वाद था, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा 24वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया कि हाँ ये सही है, और कहा गया कि संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है। क्या कहा गया दोस्तों? कि संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है। लिख लिया? फटाफट लिखो। चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज हेडिंग लगाओ नई, संविधान का आधारभूत ढांचा। क्या लिखेंगे? संविधान का आधारभूत ढांचा। फिर इसमें लिखो दोस्तों, केशवानंद भारती में, इसको थोड़ा डेफिनेशन से हम जो कि इसकी लिख लेते हैं। क्या था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है, ताकि आप जब नोट्स में ये चीज़ 2 लाइन अगर एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो लिख लेंगे, उसके बाद में जब भी दोबारा आप रिवीजन करते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। इसमें लिखो दोस्तों आप, केशवानंद भारती में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित अवधारणा जो संविधान के मूलभूत व आधारभूत, संविधान का मूल व उसका आधारभूत जो ढांचा है उसके लक्षणों की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि विधायिका व कार्यपालिका, संसद और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के आधारभूत ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो न्यायालय उसे क्या कर सकता है दोस्तों? असंवैधानिक घोषित कर सकता है या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट लगा के एक चीज लिख दो आप, संविधान का आधारभूत ढांचा निश्चित नहीं है। ये एक ही लाइन लिखनी है आपको नोट के अंदर, संविधान का आधारभूत ढांचा निश्चित नहीं है, समय समय पर इसकी व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाएगी। समय समय पर इसकी व्याख्या जो है कौन करेगा दोस्तों? व्याख्या हमेशा कानून की कौन करता है? न्यायपालिका करता है। तो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है इसको कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है तो इसकी व्याख्या भी कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। फिर बात आती है, अगर पूछा जाए संविधान का आधारभूत ढांचे की सुरक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। केशवानंद भारती वाद, इसमें डेस करके लिखो, अब तक की सबसे बड़ी पीठ जिसमें 13 न्यायाधीश थे। कितने थे दोस्तों? 13 न्यायाधीश थे। और एक कौन सा था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद है ना, उसमें कितने थे? 11 थे ना। तो उसमें 5-6 का जो आंकड़ा देखने को मिला था, निर्णय जो हुआ था 5-6। और इसकी अध्यक्षता कौन करते दोस्तों? इस वाद के बारे में MS सिकरी द्वारा की गई थी। केशवानंद भारती केरल के एडनीर मठ में मठाधीश थे। एडनीर मठ में मठाधीश थे। लिख लिए यहां तक? जल्दी लिखो।
चलो इसके बाद में लिखो आप, इनके वकील का नाम क्या था दोस्तों, नानी पालकीवाल था। और इस पीठ द्वारा जो निर्णय आया था वो था 7-6, 7:6, जो भी कैसे भी लिख सकते हो आप, जिस प्रकार से इसमें लिखा है वैसे अच्छे से दिख रहा है ना स्क्रीन में आपको। चलो लिखो फिर, इनके वकील का नाम था नानी पालकीवाल था और इसे पीठ द्वारा 7-6 से निर्णय दिया गया। कोष्टक में लिख ही दो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। यानी इसमें दोनों तरफ 6-6 न्यायाधीश थे, पक्ष और विपक्ष में, दोनों में। फिर अध्यक्ष क्या करता है, अंतिम निर्णायक मत देता है। निर्णायक का मतलब फिर निर्णय जो जहाँ पे वो मत दे देता है उस तरफ निर्णय चल जाता है, तो निर्णायक मत कहते हैं लास्ट का मत को। फिर एक तरफ 7 हो गए, निर्णायक जो मत है, निर्णय किसकी तरफ गया था दोस्तों, किसके पक्ष में आया था रिजल्ट, केशवानंद के पक्ष में। लिख दिया यहाँ तक, लिख दिया तो फिर आगे समझते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 की बात कौन करता है दोस्तों, समानता का अधिकार। क्या है दोस्तों, ये मूल अधिकार। तो पहले हम किसको पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 जो बात करता है दोस्तों, विधि के समक्ष सम्मता, किसके बारे में बात करता है, संविधान में समानता का कहीं जो कि कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे विधि के समक्ष समता। राज्य क्या करता है दोस्तों, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित किसी को नहीं करेगा। ठीक है। अब आपको एक चीज यहाँ पे पूछी जाती है कि समानता का जो अधिकार है उनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन से है दोस्तों, 14 से लेकर के 18 तक के आपके जो किसके जो समानता का अधिकार उनमें देखने को मिलता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, उनका उपबंध किया गया। फिर बात आती है, पूछा जाए कि आर्टिकल 14 के अंदर क्या परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है दोस्तों, विधि के समक्ष समता। किसके बारे में बात करता है, विधि के समक्ष समता। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम खोल करके अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि विधि के समक्ष जो समता है वो किस प्रकार से काम, हम कह सकते हैं इसमें जो उल्लेख है वो किस प्रकार से दिया गया। ये इसकी आर्टिकल की हेडिंग है। ज्यादातर क्या दोस्तों, प्रश्न डायरेक्ट हेडिंग से भी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब ये बात करता है दोस्तों कि राज्य जो है किसी व्यक्ति को, एक तो विधि के समक्ष समता, राज्य जो है किसी व्यक्ति को, राज्य की बात हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपका अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में पढ़ा था ना, राज्य किसे कहते हैं दोस्तों, भारत सरकार में संसद हो गई, वो अगर किसी प्रकार का नियम बनाता है, कोई विधि बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, भारत की जनता के लिए क्या है, राज्य। फिर दूसरा बात करें राज्य दोस्तों, वो भी है जिसमें विधानमंडल है, हम कह सकते हैं राज्य सरकार में कौन सा, विधानमंडल, वो भी विधि बनाता है, कानून बनाता है। तो वो क्या हो गया दोस्तों, यानी जो राज्य है, राज्य से तात्पर्य हो गया आपका आर्टिकल जो 12 है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी पहले। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य ऐसा काम नहीं कर सकता। ये बात कौन करता है दोस्तों, आर्टिकल 14 में दी गई है ये बात। ठीक है, फिर बात आती है दोस्तों, यानी राज्य से संबंधित हो गया आपका जो राज्य, जहां भी राज्य शब्द आता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे। और 12 में क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी स्थानीय सरकार के अंदर बात करें दोस्तों, नगर पालिका है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ग्राम पंचायत है, ये सब क्या है साथियों, वो भी उन जनताओं के लिए क्या दोस्तों, राज्य है। क्योंकि वो उन जनताओं के कल्याण के लिए क्या बना रही है दोस्तों, नियम बना रही है, विधि बना रही है, इस प्रकार से वह राज्य कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने DPSP के अंदर भी पढ़ा था, नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी। ठीक है, फिर व्यक्ति से क्या है दोस्तों, व्यक्ति के अंदर क्या आता है, देखो इसमें राज्य के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि भाई राज्य, जैसे भारत सरकार के अंदर बात करें तो संसद राज्य है दोस्तों। ठीक है, और राज्य सरकार की बात करें तो विधानमंडल है। ठीक है, उसमें जैसे आपका विधान परिषद है, विधानसभा है। और उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं व्यक्ति। तो व्यक्ति से आज से दोस्तों, व्यक्ति जो आपके है भारतीय नागरिक भी है,
भारतीय हैं और विदेशी भी साथ में इसमें, और विधिक व्यक्ति भी इसमें साथ है दोस्तों। व्यक्ति से यहाँ से ये माना जाता है। अब भारतीय नागरिकों के लिए जो आर्टिकल, जैसे 5 आर्टिकल बात करता है दोस्तों आपके 15, 16, 19 और 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे आर्टिकल है दोस्तों जो भारतीय नागरिकों के लिए स्पेशल है, अलग से है, जो विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों विदेशियों के लिए नहीं है। और अन्य जो भी आर्टिकल है, मूल अधिकार की बात करें तो, और जो भी आर्टिकल है दोस्तों, ये सारे आर्टिकल भारतीयों के साथ में विदेशियों को भी उनमें प्रावधान किया गया है, उनके लिए भी माने जाते हैं। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 जो आर्टिकल 5 ऐसे आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता। अब इन दोनों को दोस्तों हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको दोनों के अंदर डिफरेंट कुछ पता चले और उसके अकॉर्डिंग आपको समझने में कुछ आसानी हो जाए। देखो, एक तरफ लिखना होगा आपको विधि के समक्ष समता। क्या होता है दोस्तों विधि के समक्ष समता, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं ये किससे, कहाँ से है जो कि ये संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात है विधि के समक्ष संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ठीक है, समान रूप से संरक्षण किया जाता है, चाहे किसी प्रकार की, यानी महिला की अगर बात करें तो महिला के अंदर सब समान आ जाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा के अंदर भी चाहे अनपढ़ हो चाहे साक्षर हो। ठीक है, इस प्रकार से बात करें तो ये जो विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान है दोस्तों, ये लिया गया है आपके ब्रिटेन से। कहां से संबंधित है दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों कानून के समय सभी समान है। अब कानून के बारे में जो मैंने अभी बात की थी कि कानून के पट्टी बंदी होती है, तो कानून के लिए सभी लोग समान हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी राज्य का हो, चाहे एक गरीब राज्य का हो चाहे अमीर राज्य का हो, चाहे वह मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, विधि के समक्ष हम कह सकते हैं समानता। वो बिल्कुल अगर आपके सामने है, उन्होंने अगर जुर्म किया है, कानून के पट्टी बंदी है, हाथ में तराजू है, ठीक है, और वो इस प्रकार से उनका न्याय करती है जिस प्रकार से संविधान के अकॉर्डिंग लिखा है, किसी कोई भी व्यक्ति है सबको समान मानता है कानून। कौन मानता है दोस्तों, न्याय जो है कानून सबको समान मानता है। तो कहने का मतलब ये है कि कानून के समय, बाकी अगर कोई प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, बाकी कानून की बात जहां आ जाती है, अगर उन्होंने गलत किया है तो कानून के समय सभी समान है दोस्तों। कानून सभी के लिए एक जैसा, कानून सबके लिए एक जैसा होता है भाई, ये भी आपको समझ में आ गया ना शायद। कानून सबके लिए एक जैसा है। एक जैसा किस लिए, क्योंकि दोस्तों कानून के तो पट्टी बंदी, उनको पता ही नहीं है कि सामने कोई विधायक का लड़का है जुर्म करके आया है, और दूसरा कोई गरीब का लड़का है, वो भी हम कह सकते हैं जुर्म करके आया है, या फिर वो उसका विपक्षी है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कानून सबके लिए क्या है दोस्तों, समान है, एक जैसा है। विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है तो विधि क्या करती है दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह कि विधि से ऊपर कोई नहीं है। जो कोई व्यक्ति अमीर है उसको पकड़ के नीचा लाएगा विधि, और जो नीचा व्यक्ति है उसको सहायता दे करके उसके बराबर लाने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच में समन्वय बना देता है। ठीक है, नीचा लाने का मतलब ये नहीं कि उसकी टांग खींचते, कहने का मतलब ये है कि उनको किसी प्रकार से, जैसे किसी प्रकार की जैसे गरीब व्यक्ति है उनको सहायता देते हैं, ताकि वो जो अन्य जो आर्थिक स्थिति जिनकी सुदृढ़ है उनके बराबर में अच्छे से रह सके, है ना, जीवन यापन कर सके। तो इस प्रकार से हम बात करें तो विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। और इसमें नकारात्मक की अवधारणा है, कैसी है कि इस प्रकार से कोई चीज नहीं कर सकेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मूल अधिकार में बात की थी कि नए शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, इसमें नहीं। ये उदाहरण कहां से ली गई दोस्तों, ब्रिटिश, ये उदाहरण जो है ब्रिटिश विद्वान एवी डाइसी द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, ब्रिटिश का एक विद्वान था जिसका नाम था एवी डाइसी, डाउसी, उसके द्वारा दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विधि का समान संरक्षण।
विधि का समान रूप से हम संरक्षण कैसे करते हैं। तो ये जो प्रावधान है, मूल बात तो ये लेते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया। दूसरी बात ये है इसमें कि इसमें समान व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियों के समान व्यवहार करें। इसमें समान व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियां, किसी प्रकार की परिस्थिति हो तो समान व्यवहार करते हैं तार्किक भेदभाव के आधार पर। अब इसमें हम बात करें दोस्तों, तो जैसे तार्किक भेदभाव का मतलब यह है कि वैसे अगर विधि के अनुसार समक्ष समता की बात करें तो दोस्तों जो स्त्री है या पुरुष है, स्त्री या पुरुष सबको समान माना गया। क्या माना गया दोस्तों? स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं माना गया। लेकिन हम बात करें दोस्तों तार्किक भेदभाव के आधार पर संरक्षण जो है दिया जाता है अलग से। हम बात करें जैसे कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ये क्या है दोस्तों? सकारात्मक अवधारणा। अब इसमें ये दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि किसी एक महिलाओं को लिए जो कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कर दी गई, ठीक है, तो वो सभी महिलाओं के लिए, सभी बच्चों के लिए है ना। तो ये किस प्रकार से दोस्तों, ये एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं लिंग भेद नहीं है, बल्कि ये तार्किक भेद है, ठीक है। बाकी तो संविधान के अंदर अगर बात करें दोस्तों, मूल अधिकारों में आपके जो स्त्री और पुरुष को सबको समान अधिकार दिया गया है, सबको समान माना गया है। लेकिन तार्किक भेदभाव के आधार पे है जो कि महिलाओं को दोस्तों विशेष जो कई प्रकार से आरक्षण जो दिया जाता है, ठीक है। जैसे आज तक किसी महिला को फांसी नहीं हुई है, पता है आपको क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार से तार्किक भेदभाव के आधार पर संरक्षण प्रदान किया गया है महिलाओं को, है ना। फिर उसके बाद में साथियों जो 14 नंबर हम आर्टिकल जो पढ़ रहे थे, किसके बारे में बात करता है दोस्तों? 14 नंबर जो आर्टिकल विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इसके कुछ अपवाद भी है, यानी हर चीज के अपवाद जो होते हैं, ठीक है। जैसे एक हम लोगों ने एक बात करें राज्यपाल टॉपिक पे जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि एक नॉर्मल बात करें तो जैसे जो भी दोस्तों राज्य के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती है, सरकारी जो भी विश्वविद्यालय है, उनका कुलाधिपति कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। लेकिन जो एक जोधपुर के अंदर, राजस्थान की हम बात करें, जोधपुर के अंदर एक लॉ यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो कुलाधिपति है वो हाई कोर्ट जोधपुर जो है उनका न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है। उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि जैसे राष्ट्र के अंदर यानी केंद्र में, भारत में जो भी सरकारी जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, उन सभी के जो कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन एकमात्र ऐसी है, कौन सी है दोस्तों? तो उसके स्वामी विवेकानंद कौन सी है वो ना, जय नारायण व्यास ना, स्वामी विवेकानंद करके एक है यूनिवर्सिटी है ना, ऐसे थोड़ा नाम डाउट हो गया। तो उसका जो कुलाधिपति है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो वो क्या है दोस्तों? अपवाद है कुछ, क्या है? अपवाद, उनको अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये जो आर्टिकल 14 हम बात कर रहे थे, इनके कुछ अपवाद है दोस्तों, 14 के अपवाद है। देखो, एक तो अनुच्छेद 105 इसका अपवाद है। इसके अनुसार दोस्तों संसद के विशेष अधिकार, संसद के विशेष अधिकार है। जैसे कि बात करें दोस्तों, संसद में कोई सांसद जो है, संसद का कोई सदस्य है, किसी भी प्रकार से संसद के अंदर कुछ भी बोल दिया, संसद में जो भी कुछ बोला, उसके लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। तो ये क्या दोस्तों? संसद की विशेष अधिकार है, विशेषाधिकार। एक दूसरी बात, संसद में जो कोई सत्र चल रहा है, सत्र के आरंभ से लेकर के आपके जो सत्र पूर्ण होने तक, उसके 40 दिन बाद तक उसको जो कोई सांसद है, अगर कोई हम कह सकते हैं किसी प्रकार से उसकी अगर गिरफ्तारी करनी है तो 40 दिन के बाद तक गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अगर कोई सत्र चल रहा है, सत्र शुरू से लेकर के आरंभ तक जो आपके पूर्ण होने तक, उसके बाद 40 दिन के बाद में उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या है दोस्तों? ये संसद के कुछ विशेष अधिकार है। किसके अपवाद है दोस्तों? ये हम बात कर सकते हैं आपके जो विधि के समक्ष समता
के जो आपको जो 14 नंबर जो आर्टिकल है इसके अपवाद है, ठीक है। जैसे हम बात करें तो आपके जो राहुल गांधी है और भी मतलब बहस हो जाती है ना कई बार संसद में, है ना, लड़ लेते हैं कोई किसी के बारे में एकदम बिल्कुल हम कह सकते हैं डायरेक्ट किसी के बारे में बोल देते हैं ना, तो उस चीज पे हम कह सकते हैं संसद में जो भी बात बोली जाती है उस पर न्यायालय में याचिका नहीं कर सकते, है ना, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये क्या दोस्तों संसद के कुछ विशेष अधिकार है। और अनुच्छेद 194 बात करता है दोस्तों विधानमंडल के विशेष अधिकार। तो विधानमंडल के भी कुछ विशेष अधिकार है, इस प्रकार से हम बात करें। और अनुच्छेद 361 के अनुसार बात आती है दोस्तों राज्यपाल और राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। फिर 3 आर्टिकल ये हो गए। और फिर दोस्तों एक अन्य करके एक चीज लिखनी है कि राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक और जिसे हम कह सकते हैं राजदूत, उच्चायुक्त कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि, इन ये भी दोस्तों क्या है दोस्तों आपके अनुच्छेद 14 के अपवाद है। इनके पास भी विशेष अधिकार देखने को मिलते हैं। लिख लो फिर यहां तक। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कहां तक लिख लिया था? अच्छा यहां से लिखो, नहीं हेडिंग लिखो आप, समानता का अधिकार। हेडिंग लिखो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। फिर अनुच्छेद 14 करके लिखो विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य से यहां से क्या हो गया दोस्तों, इसमें राज्य जहां भी शब्द आता है मूल अधिकार में तो कहां जाना आपको। और नीति निदेशक तत्व में भी हम लोगों ने बात की थी कि राज्य जहां भी शब्द, और अनुच्छेद 12 के अंदर कि राज्य का शब्द, राज्य जहां भी शब्द आता है तो उससे संबंधित क्या होगा, उसका तात्पर्य क्या होगा दोस्तों, भारत सरकार में संसद हो गई राज्य कहलाती है, इस प्रकार से, ठीक है। और व्यक्ति से यहाँ से दोस्तों जिसमें भारतीय भी है प्लस विदेशी प्लस विधिक व्यक्ति। लिख लिया यहाँ तक? चलो आगे लिखो। ये एक प्रकार से सारणी बना लो इसे, डेस्क नो इसमें कि विधि के समक्ष समता एक साइड, दूसरी साइड विधि का समान संरक्षण, ठीक है। अब ये दोनों प्रावधान जो है अलग अलग जगह से लिए गए हैं। जैसे आपके विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। पहले इसको एक को लिखो, कानून के समय सभी समान, कानून सभी के लिए एक जैसा, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। और ये दोस्तों क्या है, नकारात्मक अवधारणा है। और ये जो अवधारणा है इसमें लिख दो आप एवी डाइसी द्वारा दी गई। मुझे यहाँ पे डा ये सी डा और सी ये याद आ रहा है, लेकिन एवी आप बताना दोस्तों, मुझे तो यहाँ पे याद आ रहा है नाम, पता नहीं ये मिस प्रिंट हुआ है या फिर टाइपिंग में। एवी डाउसी है या फिर डाइसी है, चलो इसको आप गूगल करके देख लेना ना, या फिर मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। लिख लिया यहाँ तक। फिर उसके बाद में लिखो विधि का सम्मान संरक्षण। प्रावधान यूएसए से लिया गया है। इसमें सम्मान
व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियों व्यवहार समान व्यवहार करें, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करें। लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। फिर लिख दो इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगा के अनुच्छेद 14 के अपवाद, उसमें डेस करके 4 लाइन और लिख दो। इसमें लिखो अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के विशेषाधिकार और 194 के अनुसार विधानमंडल के विशेषाधिकार और उसके बाद में 361 के अनुसार राज्यपाल और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। दोस्तों ये जो मुझे याद आ रहा था, डाइसी कर दो यहाँ पे ना, एवी डाइसी, ये कर दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है, जिस प्रकार से हमारे माइंड में है, और थोड़ी सी चीज़ डाउट होता ही हमें समझ में आ जाता है कि भाई हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, हमने खुद ने तो की नहीं है टाइपिंग, हमने तो माइंड में कर रखी है टाइपिंग, बस वही बहुत है, वो सलामत रह जाए वो बहुत है। ठीक है ना। और आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रकार से माइंड में टाइपिंग कर लो जिस प्रकार से ये बोर्ड पे है, ताकि जो आपका सपना है, जो आपकी मंजिल है, वहाँ तक अच्छे से आप बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के पहुँच जाओ, बिना किसी समय गंवाए, है ना। तो नेक्स्ट ये लिख दो आप लास्ट में, अन्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक, राजदूत, उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि। लिख लिए यहाँ तक? चलो इसके बाद में आगे समझते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 15 जो बात करता है, अनुच्छेद 15 किसी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी विभेद नहीं कर सकेगा, भेदभाव। कोई भी नागरिक है उसके साथ में धर्म से संबंधित, धर्म को लेकर के, उसके मूल वंश से लेकर के, उसके लिंग से हम कह सकते हैं संबंध में, या फिर जाति के संबंध में, या जन्म स्थान के संबंध में, इस प्रकार से राज्य जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये बात किस में है दोस्तों? आर्टिकल 15 के बात करता है। ठीक है। अब इसमें देखो एक बात आती है दोस्तों, एक तो होता है आपका जो मूल वंश हो गया, एक जन्म स्थान हो गया, जन्म कहीं और जगह हो जाता है दोस्तों ना, होता है ना। उनका मूल निवासी वो जो जहाँ पे मूल हम कह सकते हैं निवास करता है,
वहाँ का मूल निवास जो उनका बनता है, सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों ना। यानी कोई व्यक्ति जैसे किसी स्टेट में जन्म लिया है, वहाँ का मूल निवास वगैरह, ठीक है, जहाँ पे जन्म लिया, और उसके बाद में क्या करता है वो किसी तो मूल निवास तो जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ का बन जाता है। उसके बाद में दूसरे राज्य में जा कर के रहने लगता है, तो वहाँ का जो आधार कार्ड वगैरह वोटर आईडी बनता है, आधार कार्ड बनता है। फिर वहाँ की जो हम कह सकते हैं एक तरह से स्टेट के अंदर भी अलग अलग जो नागरिकता के रूप में हम बात करें, तो वहाँ से क्या होता है कि उसका वहाँ पे जो मूल निवास बन जाता है। फिर यहाँ से क्या हो जाता है, जहाँ जन्म लिया था वहाँ से मूल निवासता का जो सर्टिफिकेट है वो खारिज हो जाता है, इसलिए फिर क्या दूसरी जगह जो चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों जगह मूल निवास का उनका सर्टिफिकेट बनता है, ऐसा नहीं है। फिर बात आती है दोस्तों 15 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि राज्य जो है किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, और 16(2) के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें एक चीज जो ऐड नहीं है वो उसमें हम ऐड करेंगे दोस्तों। देखो, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म से संबंधित मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद नहीं करेगा, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल केवल किसके बारे में बात करता है दोस्तों? राज्य के बारे में बात करता है, व्यक्ति के बारे में नहीं करता है। किसके बारे में बात करता है दोस्तों? राज्य के बारे में, कि राज्य जो है किसी व्यक्ति पर, राज्य किसी नागरिक पर मान लो, व्यक्ति पर मान लो, लेकिन व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा करे या इस प्रकार से भेदभाव करे, वो इसमें नहीं कहा गया है। हम आर्टिकल 16 का सेकंड क्लोज पढ़ेंगे, उसके बाद में भी हम उसमें इस प्रकार से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें यह कहा गया दोस्तों कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, तो ये किसके लिए दोस्तों? ये आर्टिकल केवल राज्य की बात करता है। फिर अनुच्छेद 15 का क्लोज 2 बात करता है दोस्तों कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर फिर क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको इस 2 क्लॉज का क्या पढ़ना है? जैसे हम बात करें, दुकान है, भोजनालय, भोजनालय कौन सा? जो सार्वजनिक होता है। होटल सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश निषेध नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी नागरिक केवल दोस्तों क्या है, अब बात करें तो कोई नागरिक जो है वो क्या करता है? होटल को राज्य थोड़ी खोलता है, होटल कौन खोलेगा? ये बात किस में आ गई दोस्तों? ये 15 का क्लोज सेकंड बात करता है। इसमें जैसे कि कोई नागरिक है अगर सार्वजनिक होटल खोलता है, और उसमें ऐसे नहीं है कि हम केवल इस धर्म वालों के नहीं आने देंगे, इस धर्म वालों को आने देंगे, इस प्रकार से कोई भी नागरिक इन जगहों पर, ठीक है, वो मना नहीं कर सकता। जैसे कोई दुकान है, सार्वजनिक होनी चाहिए, तो दुकान का पता है कि आपको पता है कि भाई दुकान तो सार्वजनिक ही होती है ना। जैसे कोई भोजनालय, लेकिन भोजनालय के अंदर अगर बात करें तो जैसे किसी धर्म का भोजनालय है, ऐसे हमारे होता है ना, जैन धर्म का मानो कि भोजनालय है, उसमें भाई वो अपने जैनों के लिए कोई व्यवस्था करते हैं, तो उसमें आप कोई अन्य व्यक्ति जाता है तो वो नहीं है ना, सार्वजनिक होना चाहिए भाई, सबके लिए है। ऐसा नहीं कि केवल आपको नहीं जाने दारे और आपके जो लोग और भी आ रहे हैं, है ना, तो आपके अंदर चाहे आर्थिक कैसे भी हम कह सकते हैं, धर्म के, जाति के या फिर मूल वंश से किसी अन्य के आधार पे आपके भेदभाव करके और अन्य को आने दे रहे, तो ऐसा नहीं होता है। बाकी ऐसा आप नहीं कर सकते कि कोई जैसे कोई गुरुद्वारा है, पर्सनल उनका चल रहा है धर्म का, और उसमें आप जा रहे हैं, तो फिर प्लेट लेंगे आप, है ना वहाँ पे नहीं ली जाने दे रही, वो अलग चीज़ है। सार्वजनिक होना चाहिए, सभी के लिए है। होटल है सार्वजनिक, जैसे हम आगे बात करेंगे, स्नान घाट वगैरह, ये जो तालाब है ये किसके अंदर है दोस्तों? ख के अंदर अलग अलग बात की गई है, ठीक है। और इसमें प्रवेश निषेध नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा दोस्तों? नागरिक नहीं करेगा, कोई भी नागरिक, क्योंकि दुकान वगैरह सार्वजनिक जो भी होटल है ये राज्य तो खोलता नहीं, नागरिक करता काम, है ना। तो बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज का ख बात करता है कि राज्य जो है निधि से, राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः, या तो राज्य निधि से पूरा या भागतः मतलब आंशिक रूप, आधा,
राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः पोषित को तालाब, स्नान घाटों, सड़क, सार्वजनिक समागम स्थलों पर प्रवेश विभेद नहीं करेगा। जो व्यक्ति राज्य से पूर्णतः पोषित है या भागतः, या तो राज्य से पूर्णतः हम कह सकते हैं पोषित है, ठीक है, और या भागतः, अगर भागतः है तो भी मतलब उनके लिए बराबर अधिकार है। कोई भी तालाब है, कोई भी स्नान घाट, आजकल किसमें स्नान घर में नहाते ना, लेकिन यहाँ पे देखो पहले क्या करते थे दोस्तों, तालाबों में, स्नान घाटों में। इसीलिए यहाँ पे बात की गई है जब संविधान लिखा गया था तो उस टाइम दोस्तों क्या करते थे, जैसे कोई गांव के अंदर क्या है दोस्तों, कोई जो बड़ा तालाब होता था उसके अंदर जो स्नान घाट होता था, ठीक है, देखो कोई तालाब है उसके किनारे क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल रूप में अगर बात करें कोई सिल्ला रख दिए ना तो उसको भी स्नान घाट कहते हैं, और अलग प्रकार से कोई बनना हुआ होता। तो यहाँ पे क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे भी भेदभाव कर लेते थे लोग, उस स्नान घाट पर बैठ करके सब ऐसे सार्वजनिक नहाते थे ना पूरे गांव के एक जगह। तो क्या करते थे यहाँ पे भी जो कई लोग जो धर्म के आधार पे मान सकते हो किसी भी प्रकार से, वो बोलते थे कि जो कोई ठाकुर है कि हम पहले नहाएंगे वो बाद में नहाएगा, और इस प्रकार से जाति के आधार पे किसी का बाद में नंबर आता था, लेकिन वो अपने आप में ठीक था कि भाई जो जिस प्रकार से चल रहा है वो ठीक है। इसलिए यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, उस टाइम स्नान घाट वगैरह ये हुआ करता था। तो जो सड़क वगैरह है, सार्वजनिक समागम है, इन पे कोई भी मना आपको नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसा है कि वो सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर में पार्क बना लिया है ना, तो पार्क जैसा आपको दिख रहा है उसमें धूप वगैरह लगा रखी है, अच्छे से लाइट वगैरह, आपको लगा कि भाई नहीं मैं तो जाके यहाँ पे लेटूंगा, फोटो बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको मना कर सकते हैं अगर वो पर्सनल है तो, है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रख करके पढ़ना है कि किस प्रकार से यहाँ पे बात की गई है, समझना है इसको, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। फिफ्टीन का थर्ड क्लोज किसके बारे में बात करता है दोस्तों, पहले यहां तक लिखें क्या, ये लिख लिया ना, पहले ये एक पेज लिख लो। अनुच्छेद 15 किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, अनुच्छेद 15 इसको लिखो आप। कहाँ तक लिख लिया, हाँ इसमें लिखो अब अनुच्छेद 15(1) का फर्स्ट क्लोज, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, इनका सीक्वेंस ध्यान में रखना है भाई, सीक्वेंस ध्यान में रखना आपको। जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद नहीं करेगा। देखो किसी में सीक्वेंस मैंने तोड़ा गया है ना, सीक्वेंस से प्रश्न बनता है, ऐसे नहीं कि मैं पागल की बात कर रहा हूँ। और इसमें ऐसे भी आएगा, आगे हम बात करेंगे कि किस के बीच में है जो कि किस शब्द को जोड़ा गया है ना। तो ये अनुच्छेद केवल राज्य की बात करता है। अनुच्छेद 15 का सेकंड क्लॉज किसके बारे में बात करता है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, फिर इसमें डेस कर दो,
फिर लिखो अनुच्छेद 15(2) क, या फिर सीधा आप क लिख दो चाहे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका क है, सेकंड क्लॉज का क है। दुकानों भोजनालयों, कौन सा भोजनालय? सार्वजनिक, सबके लिए। होटलों व सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश विभेद नहीं करेगा। ये बात कौन करता है दोस्तों? अगर करता है तो आप न्यायालय में याचिका दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज का के अनुसार। मूल अधिकार वाद योग्य है या फिर नहीं है भाई? मूल अधिकार बिल्कुल वाद योग्य है, और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो अवाद योग्य है दोस्तों, इसलिए उनका अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। फिर आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज ख बात करता है राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः पोषित को तालाब, स्नान घाट, सड़क तथा सार्वजनिक समागम स्थलों पर प्रवेश विभेद नहीं करेगा। नोट करके ये बात लिख दो, ये अनुच्छेद राज्य व्यक्ति दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। यहाँ पे आ गई ना व्यक्ति की बात, नागरिकों की। लिख लिया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज, यानी तीसरा खंड। ये किसके बारे में बात करता है दोस्तों? ये अनुच्छेद राज्य को क्या करता है दोस्तों? जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष संरक्षण की बात करता है। विशेष संरक्षण का मतलब हम कह सकते हैं ये अनुच्छेद राज्य को महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष संरक्षण से निवारित नहीं करेगा, कि जो राज्य है वो महिलाओं को विशेष संरक्षण जो दिया जाना चाहिए उनसे दिया जा रहा है उससे रोक नहीं सकता है। यानी निवारित का मतलब रोकेगा नहीं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे बात करें जैसे मातृत्व अवकाश है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, महिला आरक्षण वगैरह है ना। तो जो महिलाओं का आरक्षण ये जो चल रहा है ये अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 थर्ड के अनुसार है जो कि रहें, और इसमें किसी प्रकार से राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। महिलाओं व बच्चों से विशेष संरक्षण जो दिया गया है उनको छीन नहीं सकता है, ठीक है। मातृत्व अवकाश है ये किसके लिए दोस्तों? महिलाओं के संरक्षण के लिए है। और कार्यस्थल पर किसी प्रकार से जैसे पुरुष काम करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, मानो महिला करते हैं, सबको सम्मान संरक्षण के रूप में हम कह सकते हैं। इनकी किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ वगैरह ऐसा नहीं हो, उनके लिए रोकथाम है ना। और महिलाओं के लिए आरक्षण जो अलग से दिया गया है वो बरकरार रहे, तो इसके लिए राज्य कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। करेगा तो क्या होगा भाई? फिर न्यायपालिका है ना। फिर दोस्तों इसी पे हम बात करें तो एक वाद आता है दोस्तों, चंपाकम दोराइजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का, जो कि 1951 का एक मामला है। कब का दोस्तों? 1951 का। किसके बीच में? चंपाकम दोराइजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। ये चंपाकम दोराइजन ये दोस्तों कौन थी? एक ब्राह्मण महिला थी, लड़की थी, ठीक है। और कहाँ की थी दोस्तों? मद्रास की। तो चंपाकम एक बात करें तो मद्रास की ब्राह्मण लड़की थी जिसने मेडिकल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए थे। तो हम बात करें उस टाइम की जो 1927 के 1927 का दोस्तों ये जो एक एक्ट था पहले का बना हुआ, इसके कारण उसको है जो कि किसी संस्था में प्रवेश नहीं दिया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब वो एक तरह से धर्म के आधार पे जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था ना उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। जैसे दोस्तों 1951 की बात है ना, 1951 में
एक ब्राह्मण लड़की थी जिसका नाम था चंपाकम। अब इन्होंने ये मेडिकल की तैयारी कर रही थी, मेडिकल के लिए उस डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने जो पहले हम कह सकते हैं प्री मेडिकल का जो पेपर फाइट करते ना, तो वो पेपर फाइट किया। उस टाइम जो अंक आते थे, मार्क्स जो मिलते थे, वो ऐसे मेरिट वगैरह ऐसा नहीं होता था, काउंसलिंग वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम बात करें तो मद्रास के अंदर जो उस मेडिकल कॉलेज में जो दाखिला होने वाला था, उसमें 14 सीट थी। कुल कितनी सीट थी दोस्तों? 14। जिससे कहा गया कि 2 सीट जो है, कितनी? 2 सीट ओनली ब्राह्मण के लिए, बाकी 12 सीट किसके लिए दोस्तों? ये क्या है? एक तरह से आरक्षण है, 12 अदर्स के लिए। अब 2 सीट वहां पे काउंसलिंग वगैरह ये सिस्टम था नहीं, तो इनसे पहले जो हम कह सकते हैं इन्होंने बहुत टॉप किया था, लेकिन इनसे पहले है जो कि 2 हम कह सकते हैं ब्राह्मण जो लड़कियों का वहाँ पे एडमिशन हो चुका था। तो फिर इन्होंने इस पे है जो कि क्या किया, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर चुनौती देती है इसको, ठीक है। तो ये जो हम कह सकते हैं यानी ये उच्च अंक इन्होंने जो कि हासिल किए। फिर भी 1970 का एक जो कौन सा था, कम्युनल रिजर्वेशन एक्ट था, ठीक है, इसके तहत संस्था में इसको प्रवेश नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया दोस्तों? क्योंकि ये क्या था दोस्तों, ये एक आरक्षण के रूप में बात करें तो जो 14 सीट थी उनमें से 12 सीट किन के लिए ऑलरेडी बुकिंग थी, अन्य के लिए जो ब्राह्मण नहीं थे हम कह सकते हैं, अन्य किसी के लिए हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के दौरान चंपाकम के द्वारा अनुच्छेद 29(2), अब उन्होंने इस बात को यहाँ ठहरा दिया मद्रास का हाईकोर्ट ने कि ये जो किया गया है ये एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग ये बात करता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला। तो सुप्रीम कोर्ट इनको कहते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके द्वारा आप मूल अधिकारों का किसी प्रकार से आप उनका हनन नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। तो इनके द्वारा एक तो आपके आर्टिकल 29(2) के तहत मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, ठीक है। तो उनमें क्या कहा गया था कि ये क्या कहता है अनुच्छेद 29(2), इस लड़की ने है जो कि मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दी इस मामले को लेकर के कि आप कहते हो ना कि भाई धर्म, जाति, लिंग, भेद इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ, टॉप रैंक आई मेरी, फिर भी मेरे को दाखिला नहीं मिला, वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया, तो ये क्या है? तो इन्होंने कहा इसके जो ये क्या है दोस्तों आपके 29(2), 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल किसके हैं? मूल अधिकार। तो ये क्या है दोस्तों? मूल अधिकार। लेकिन इसके भी वो हम कह सकते हैं अपवाद वगैरह जो चल जाते हैं। तो इन्होंने 29(2) के तहत मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी तथा मद्रास सरकार द्वारा अनुच्छेद 46, ये क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 46 किसकी बात करता है? 36 से 50 तक किसके बारे में आता है? डीपीएसपी के बारे में, यानी नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब उन्होंने हवाला दिया कि हमने इस आधार पे किया है, अनुच्छेद 46 के आधार पे किस प्रकार से संरक्षण दिया जाता है, इस प्रकार से आरक्षण जो प्रोवाइड किया जाता है उसके अनुसार हम लोगों ने काम किया। फिर ये मामला जाता है कहाँ पे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसके बाद में हम बात करें तो इस प्रकार से जो मद्रास हाईकोर्ट जो था उसने किस प्रकार से इस एक्ट को रद्द किया, यानी आपके जो 1927 का एक एक्ट उसको रद्द किया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। और सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसको यथावत रखा और यह कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर मूल जो अधिकार है उनका आप हनन नहीं कर सकते, ठीक है। पहले यहां तक लिखेंगे आप ना। तो ये क्या दोस्तों आपके 29(2) ये मूल अधिकार है और अनुच्छेद 46 इन्होंने अनुच्छेद 1946 के अकॉर्डिंग उनको बताया कि भाई इस प्रकार से ये है। फिर क्या होता है दोस्तों कि अनुच्छेद
15 का जो चौथा क्लॉज बात करता है कि अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 15 का चौथा क्लॉज और 29(2) राज्य को सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए विशेष प्रावधान से निवारित नहीं करेगा। विशेष प्रावधान जो दिए गए हैं उनसे उन्हें वंचित नहीं करेगा। ये प्रावधान प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आपके जो हम कह सकते हैं संविधान सभा के द्वारा संशोधन किया गया था। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे ना, यहाँ तक लिखो आप पहले। ये वैसे मैं कल आपको, अभी आज का टाइम हो गया थोड़ा, इसके बारे में जो चंपाकम का जो मामला है इसको हम अच्छे से कल पढ़ेंगे भाई, है ना। टाइम हो लिया आज का। कहाँ तक लिखा था आपने? लिख लिया नहीं यहाँ तक? चलो अब लिखो आप इसको। या तो आप आज यहाँ तक लिख लो ना, ये मैं दोबारा बताऊंगा आपको कल के सेशन में ना, दोबारा बताऊंगा, उसके बाद भी फिर लिखवा दूंगा ना। अनुच्छेद 15 का तीसरा क्लॉज कहता है कि यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष संरक्षण से निवारित यानी नहीं रोकेगा। निवारित का अर्थ होता है रोकना ना, ठीक है। उदाहरण के तौर पे लिख लो, मातृत्व अवकाश, विशेष संरक्षण मातृत्व अवकाश मिलता है, इसमें किसी भी को हम कह सकते हैं किसी आधार पर रोका नहीं जा सकता उनको, ये उनका विशेष संरक्षण है, ये उनको मिलेगा ही। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, महिला को आरक्षण जो प्रोवाइड करवाता था वो, ये यहाँ तक लिखो तो लिख ही लो फिर, है ना। कल फिर से हम इसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चंपाकम दोराइजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास वाद 1951। चंपाकम एक मद्रास की ब्राह्मण लड़की थी जिसने मेडिकल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए। फिर भी 1927 में एक एक्ट था, कौन सा था? कम्युनल रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब ये आरक्षण कि 14 सीट थी ना पूरी वहाँ पे, 14 में से 2 सीट थी ब्राह्मण की। इस एक्ट को फिर खारिज कर दिया था ना मद्रास हाई कोर्ट ने, यानी मद्रास हाई कोर्ट ने 1927 में 27 के इस एक्ट को रद्द कर दिया था। यानी हम बात करें दोस्तों, देखो चंपाकम जो है ये 29(2) ये जो मूल अधिकार है दोस्तों, इसके तहत जो है मद्रास हाईकोर्ट में क्या करती है? याचिका दायर करती है। फिर मद्रास हाईकोर्ट क्या कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये काम किया है। और अनुच्छेद 46 क्या है दोस्तों? ये बात करता है डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक। तो ये व्यक्ति के तो अधिकार है बल्कि राज्य के कर्तव्य है, इनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के अनुसार हम मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। किस प्रकार से नहीं कर सकते दोस्तों? मूल अधिकार का मतलब ये है कि दोस्तों जाति, लिंग, भेदभाव, इस प्रकार से हम किसी प्रकार का आरक्षण वगैरह नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये जो काम इन्होंने किया था वो 1927 का जो एक रिजर्वेशन एक्ट था, ठीक है, आरक्षण एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये काम किया था। फिर क्या करता है, यही मद्रास जो हाईकोर्ट है ये इस एक्ट को खारिज कर देता है। 1927 का जो एक्ट था, रिजर्वेशन का एक्ट था, है ना, इसको खारिज कर देता है कि भाई ऐसा नहीं है कि 12
यानी जो आपके जो 14 सीट है इनमें से 2 सीट ही ब्राह्मण होंगी, बाकी सब और होंगे ना, ऐसा नहीं है, इस आरक्षण को खारिज कर देता है। फिर क्या होता है दोस्तों, आरक्षण को खारिज करने के बाद में इस एक्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस एक्ट को खारिज किया है, ये बिल्कुल वैध है, यानी रद्द किया है, ये बिल्कुल सही है और इस प्रकार से किसी नीति निर्देशक तत्व के आधार पे किसी मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब मूल अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखो आप इसको यहाँ तक, बाकी इसको और समझाने की कोशिश करूँगा, हालांकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। फिर भी 1927 के कम्युनल रिजर्वेशन एक्ट के कारण इसे किसी संस्था में प्रवेश नहीं मिला। नेक्स्ट लाइन लिखो आप, चंपाकम द्वारा अनुच्छेद 29 का सेकंड क्लॉज के तहत मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तथा मद्रास सरकार द्वारा आर्टिकल 46 का हवाला दिया गया कि इसके अकॉर्डिंग ये काम किया है। और ये क्या था दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम कल। लिख लिया यहाँ तक। तो इसी के साथ में साथियों आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।